हम इंसानों ने करीब 50 साल पहले चांद पर पहली बार कदम रखा था। नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा गया था, जिनके नाम थे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर चांद पर पहला कदम रखने वाले पहले इंसान बनते हैं। इस चीज को लाइव टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था और यह इंसानों की हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था। वहां पर जाने के बाद ये एस्ट्रोनॉट अपने देश का झंडा चांद पर लगाते हैं, जो आज भी वहां पर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह कुछ मून रॉक्स को भी कलेक्ट करते हैं, जिन्हें बाद में लेबोरेटरी में रिसर्च पर्पज के लिए दे दिया जाता है। यह मिशन बिल्कुल एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन इस मिशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। नासा ने चांद पर एस्ट्रोनॉट तो भेजे, लेकिन उनके वहां पर जाने का कोई भी सॉलिड कारण नहीं था। अमेरिका सिर्फ अपनी पावर को दिखाने के लिए ऐसा करना चाहता था, जिस वजह से मून लैंडिंग को बाद में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। यह मिशन न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, बल्कि इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए थे, लेकिन इन चीजों का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो था। यही कारण है कि पिछले इतने सारे दशकों में हमें एक भी मून लैंडिंग मिशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन वैज्ञानिकों ने चांद पर मौजूद एक ऐसी चीज की खोज की है, जिसे पाने के लिए वापस से नासा चांद पर जाने का प्लान कर रहा है। इस बार वैज्ञानिकों के पास चांद पर जाने का एक बहुत ही मजबूत रीजन है, और यह हम इंसानों के पूरे भविष्य को बदल कर रख सकता है। यह क्या चीज है और दुनिया भर की इतनी सारी स्पेस एजेंसी इसके पीछे क्यों इतना पागल हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी चीज के बारे में बताने वाले हैं, जिस वजह से यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। एक समय ऐसा था जब हम पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से सब कुछ बदल गया। इंसानों ने बहुत तेजी से ऐसी तकनीकें और आविष्कार करने शुरू किए, जिनके जरिए पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता था। इन रिसोर्सेज से निकलने वाली एनर्जी को अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि जिन भी फॉसिल फ्यूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे थे, वह असल में नॉन रिन्यूएबल थे। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें दोबारा से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर ये एक बार खत्म हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा से लाना इम्पॉसिबल है। आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के करीब 200 साल बाद हम इनके अंत को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से यह पता चलता है कि पृथ्वी पर जितना भी तेल मौजूद है, वह मात्र अगले 50 सालों तक ही चल पाएगा, और उसके बाद वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तेल के अलावा नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाता है, और ये भी अगले 53 सालों में पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। अंत में आता है कोयला, जिसे खत्म होने में अभी बहुत समय बचा है, लेकिन यह भी एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद कोयला अगले 114 सालों तक हमारी इंडस्ट्री को पावर करने के काबिल रहेगा, और उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक अब धीरे धीरे ऐसे रिसोर्सेज को खोजने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, यानी एक बार खत्म होने के बाद वह दोबारा से रिक्रिएट हो जाते हैं। इसमें ऐसे भी रिसोर्स आते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। लेकिन इन सब के अलावा वैज्ञानिक एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जानते हैं जो बहुत छोटी अमाउंट में बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। इससे जुड़ी एक और अच्छी बात यह है कि इसके द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी पूरी तरीके से क्लीन होती है और कोई भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मटेरियल के मात्र 1 टन में 1.5 करोड़ तेल के बैरल्स बराबर एनर्जी होती है। शायद आपको इस मात्रा का अंदाजा ना लग पाया हो, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसकी आबादी 30 लाख है। इस शहर में 365 दिनों तक 24 घंटे लगातार बिजली देने के लिए उस मटेरियल का मात्र 500 किलो इस्तेमाल होगा। अब शायद आपके दिमाग में यही सवाल आ सकता है कि जब यह फ्यूल इतना ज्यादा अच्छा है, तो इसे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मटेरियल पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं हीलियम 3 की। यह एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जरिए बहुत भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और यही कारण है कि नासा वापस से चांद पर जा रहा है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी वजह से एक स्पेस रेस स्टार्ट हो सकती है,
जब रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की थी तो उसकी वजह से अमेरिका में हलचल मच गई थी। अमेरिका किसी भी तरीके से रशिया से पीछे नहीं रहना चाहता था और यही कारण था कि उन्होंने भी बहुत तेजी से स्पेस मिशन करने चालू कर दिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने पब्लिक में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की जो कुछ समय के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय थी। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि वह 1970 से पहले इंसानों को चांद पर सही सलामत भेजकर वापस लाने का एक मिशन करेंगे। अब ध्यान रखिए कि हम 1960 के दशक की बात कर रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में इंसानी स्पेस मिशन को करना और भी ज्यादा कठिन बात थी। लेकिन 1969 में फाइनली यह सच हो जाती है और इंसान पहली बार चांद पर कदम रखते हैं। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहती है, जिस वजह से नए नए टेलीस्कोप और नए नए स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च होते रहते हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि स्पेस रेस होने की वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और हमें ब्रह्मांड से जुड़े बहुत सारे रहस्यों के सवाल जानने को मिलते हैं। लेकिन इस बार स्पेस रेस का मुख्य मकसद चांद पर जाकर रिसर्च करना नहीं, बल्कि वहां पर मौजूद हीलियम 3 को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए बहुत सारे देश प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि नासा ही इस रेस को जीत रहा है। नासा के आर्टेमिस मिशन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और उनके मुताबिक 2028 तक वह चांद पर इंसानों को भेज देंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि वह इंसान चांद पर जाकर वापस आने के लिए नहीं, बल्कि वहीं पर बसने के लिए भेजे जाएंगे। अब असल में वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक होंगे जो वहां पर मौजूद हीलियम 3 पर स्टडी करेंगे और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए यह पता लगाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की जगह चांद पर क्यों जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स कलेक्ट करने में जो दिक्कतें आती हैं वह अनकंट्रोल्ड हैं, यानी उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसी सोलर एनर्जी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हम जानते हैं कि सूर्य से जो भी एनर्जी आती है उसे हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके स्टोर और यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार मौसम खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। अब अभी हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं कि हम पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल कर सकें। इसलिए किसी भी सीरियस इंडस्ट्री में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाना बहुत ही रिस्की चीज है। मान लीजिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किसी अस्पताल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऐसे में मौसम खराब होने और बिजली के ना प्रोड्यूस होने की वजह से उस अस्पताल में बहुत लोगों की जानें जा सकती हैं। अंततः हमें फिर से किसी ऐसे ही रिसोर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा जो नॉन रिन्यूएबल है, जिस वजह से प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन नहीं निकलेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुछ वैज्ञानिकों ने सोलारिस नाम के एक मिशन को इंट्रोड्यूस किया है। यह मिशन सोलर एनर्जी कलेक्शन में आने वाली सबसे मुख्य दिक्कतों को सॉल्व करता है। सूर्य की एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए जिस तरह से पृथ्वी की सतह पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, कुछ वैसे ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाकर करना चाहते हैं। इस मिशन के अंतर्गत सोलर एनर्जी को सैटेलाइट के जरिए कलेक्ट किया जाएगा, जिनके ऊपर सोलर पैनल फिट होंगे। अभी भी यह मिशन शुरुआती फेज में है, इसलिए वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि उस कलेक्टेड एनर्जी को पृथ्वी तक कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि इस पर रिसर्च जरूर चल रही है, जिससे एक न एक दिन हमें इसका भी सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। अंतरिक्ष में जाकर एनर्जी कलेक्ट करने का यह फायदा है कि वहां पर हमें मौसम खराब होने की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो हमें ऐसे रिसोर्स को ढूंढना पड़ेगा जो ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस करे और उससे कोई पॉल्यूशन भी ना हो। इसका एकमात्र आंसर है हीलियम 3। यह एलिमेंट हीलियम का एक आइसोटोप है। आइसोटोप एक ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जिसके एटम में न्यूट्रॉन की मात्रा नॉर्मल से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस एलिमेंट को हीलियम 4 कहा जाता है। हीलियम 3 इसी का एक आइसोटोप है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। खास बात यह है कि जब इस आइसोटोप को किसी दूसरे एटम के आइसोटोप से टकराया जाता है तो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। हीलियम 3 और ड्यूटेरियम नाम के एक आइसोटोप को आपस में लड़ाने पर बहुत भारी मात्रा में क्लीन एनर्जी रिलीज होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। हीलियम 3 से एनर्जी प्रोड्यूस करने पर रेडियो एक्टिव वेस्ट जरूर क्रिएट होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे डिस्पोज करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत आसान है। इस एलिमेंट से जुड़ी मात्र एक खराब बात है और वो है इसकी लोकेशन।
अगर हमें हीलियम 3 का इस्तेमाल बड़े लेवल पर करना है तो हमें चांद पर जाकर इसे वहां से लाना पड़ेगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह एलिमेंट हमारी पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी में भी बहुत भारी मात्रा में हीलियम 3 मौजूद है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पृथ्वी के केंद्र में है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान सूर्य की सतह के तापमान के आसपास रहता है, इसलिए चांद पर जाकर ही इस एलिमेंट को कलेक्ट करना एक उचित रास्ता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर चांद पर हीलियम 3 आया कहां से और ऐसा हमारी पृथ्वी के साथ क्यों नहीं हो पाया? इसका सीधा सा उत्तर है वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में ये पता चला था कि सूर्य बहुत सारी हीलियम 3 को सोलर स्टॉर्म्स के द्वारा रिलीज करता है। सोलर स्टॉर्म्स सूर्य से निकलने वाले तूफान होते हैं जिनमें चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। हमारी पृथ्वी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और एक अच्छा वायुमंडल है जो इसे इन सोलर तूफानों से बचाता है, लेकिन हमारे चांद के पास ऐसी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, जिस कारण सूर्य द्वारा रिलीज किए गए या पार्टिकल्स डायरेक्ट इसकी सतह से टकराते हैं। इन्हीं में से कुछ पार्टिकल हीलियम 3 के होते हैं। यह सिलसिला पिछले कई अरबों सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से चांद पर अब बहुत भारी मात्रा में हीलियम 3 कलेक्ट हो गई है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक चांद पर 1.1 मिलियन मैट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर हम इतनी सारी हीलियम 3 का एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो अगले 10,000 सालों के लिए हमें किसी भी दूसरे एनर्जी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ चांद पर मौजूद इस हीलियम 3 का इस्तेमाल करके हम इंसान अगले 10,000 सालों के लिए पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे। वैज्ञानिक चांद पर सिर्फ हीलियम 3 के लिए ही नहीं बल्कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स की वजह से जाना चाहते हैं। 1990 में यह पता लगाया गया था कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। अपोलो मिशंस के दौरान कलेक्ट किए गए सैंपल्स में वैज्ञानिकों द्वारा हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट की गई थी। फाइनली चांद पर सबसे पहली बार पानी को हमारे चंद्रयान 1 मिशन ने ही डिटेक्ट किया था। साउथ पोल के ऊपर चक्कर लगाते समय इसने पानी की खोज करके इतिहास रच दिया था। इसके बाद नासा ने इस डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए रिकॉनिसेंस नाम के एक ऑर्बिटर को लॉन्च किया था। इस ऑर्बिटर ने इस बात को 100% कंफर्म कर दिया था कि चंद्रयान 1 द्वारा की गई ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद चाइना के एक स्पेसक्राफ्ट चैंगा 5 ने भी चांद पर पानी मौजूद होने को कंफर्म किया था। लेकिन चांद पर पानी एक विचित्र फॉर्म में मौजूद है, जिसे एक्सट्रैक्ट करना वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक यह पानी कांच के छोटे छोटे मोतियों जैसे स्ट्रक्चर में मौजूद है और यहाँ से पानी निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिक यह बताते हैं कि चांद पर भी पानी बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही आया था। कई अरब साल पहले बहुत सारे उल्कापिंड और धूमकेतुओं ने चांद पर हमला बोल दिया था। इनके केंद्र में पानी मौजूद था जो चांद की सतह पर आकर स्टोर हो गया। सालों तक चलने वाले जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से इस पानी ने एक कॉम्प्लिकेटेड रूप ले लिया और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में कैद हो गया। दुनिया के बहुत सारे देश चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं जहां से वह भविष्य में स्पेस रॉकेट को लॉन्च कर पाएं। इसके पीछे का कारण बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से बचकर निकलने के लिए करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को अचीव करना पड़ता है। यानी अगर किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना है तो उसे 11 किलोमीटर प्रति सेकंड या 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च होता है जो ओवरऑल स्पेस मिशन की कॉस्ट को बढ़ा देता है। लॉन्च किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का वजन हमेशा ही उसके रॉकेट से बहुत कम होता है, लेकिन इसके बावजूद एक स्पेस मिशन में सिर्फ रॉकेट को लॉन्च करने में 98% फ्यूल खर्च हो जाता है और बाकी बचा हुआ फ्यूल स्पेसक्राफ्ट को पावर करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम चांद पर एक स्टेशन बना लेते हैं तो हम फ्यूल को बहुत इंटेलिजेंट रूप से सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। चांद हमारी पृथ्वी से बहुत हल्का है, जिसकी वजह से ही इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। अगर हम चांद से अंतरिक्ष में रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो वह न सिर्फ हमारे लिए सस्ता होगा बल्कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होगा। भविष्य में पृथ्वी से रॉकेट को मिनिमम फ्यूल के साथ चांद तक लॉन्च किया जाएगा। चांद पर जाने के बाद उस रॉकेट को रिफ्यूल करके उसे टारगेट लोकेशन पर लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें पहले चांद पर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके उसे इस्तेमाल करना सीखना होगा। यह करने के बाद हम रॉकेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस को बहुत आसान बना देगा। इसके जरिए वैज्ञानिक डीप स्पेस मिशंस को करने के काबिल हो पाएंगे।
जिस वजह से हमें अंतरिक्ष के नए इलाकों में डिस्कवरीज होती हुई दिखाई देंगी। बाद में इन्हीं रॉकेट के जरिए पृथ्वी पर हीलियम 3 को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो पृथ्वी की एनर्जी डिमांड को पूरा करने में मदद करेगा। इसी तरह का इकोसिस्टम बनाने पर हम इंसान चांद पर मौजूद सभी रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया जाता है तो भविष्य में हम दूसरे सोलर सिस्टम तक स्पेसक्राफ्ट भेजने के भी काबिल हो पाएंगे। हमारे सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद तारे का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है और यह हमसे करीब 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। अगर हम हीलियम 3 का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम के इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम वहां तक अगले 50 सालों में पहुंच जाएंगे। अभी भी यह स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अंतरिक्ष की बहुत लंबी डिस्टेंसेस को भी बहुत कम समय में कवर करने के काबिल हो जाएंगे। चांद पर मौजूद इस वैल्यूएबल हीलियम 3 एलिमेंट पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे देश तैयार हैं, लेकिन चाइना और अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। अगर 2028 में निश्चित रूप से अमेरिका चांद पर जाने वाले इंसानों को बसा देता है तो यह स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हम वहां जाने के बाद न सिर्फ हीलियम 3 को एक्सट्रैक्ट करेंगे बल्कि ये भी जान पाएंगे कि पृथ्वी के बाहर रहना कैसा होता है। इसी वैल्यूएबल जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में मंगल ग्रह पर किए जाने वाले मिशंस में भी किया जाएगा। हीलियम 3 का इस्तेमाल करके हम मंगल ग्रह पर भी अपनी कॉलोनीज बना पाएंगे। शायद वहां जाने के बाद भी हमें कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए जिससे और ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होने लगे। वैसे आपके मुताबिक वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर चांद पर जाकर हीलियम 3 को ही कलेक्ट करना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।